गुड इवनिंग स्टूडेंट्स इसी तरीके का पेपर पैटर्न आपको फाइनल पेपर में देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से जो सेक्शंस हैं वो डिवाइड की गई होंगी आपके फाइनल पेपर में ही। और हम एक एक सेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है और क्या क्या किस तरीके से हमें अटेम्प्टेशन करनी है पेपर्स की। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर्थ एंड सेक्शन फिफ्थ। अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें जहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं जो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद आपको सेक्शन बी पूछी जाएगी जिसमें से आपको जो 1 क्वेश्चन होगा वो कैरी करेगा 2 मार्क्स का। उसके बाद जो सेक्शन सी होगी वो पूछी जा सकती है जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन होंगे और वो 4 मार्क्स की वेटेज होगी। एंड देन सेक्शन डी में आपको देखने को मिलेगा एक पैसेज जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। मे बी वो इमरजेंसी पे ऊपर हो सकता है, वो पार्टी सिस्टम पे ऊपर हो सकता है, तो वहीं से पूछा जाएगा आपको। बट क्या होगा कि वो होगा आपके सिलेबस से और उसी पैसेज में से आपको आंसर्स लिखने हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज में कोई भी, जैसे मैं आपको यहाँ पे नीचे भी बताऊंगा, 1 वर्ड्स में या 1 लाइन्स में उस आंसर्स को डिफाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, कुछ वर्ड्स आप खुद से इंक्लूड कीजिए एंड आफ्टर दैट वो क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया गया है एग्जामिनर के द्वारा उसको उसी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा वहाँ पे जो पैसेज में पूछा गया है। एंड देन द लास्ट सेक्शन दैट इज़ द लॉन्ग आंसर, जो कि आपको पूछी जाएगी 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें और होगा, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं एंड देन उसकी वेटेज होगी 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है इस सेक्शंस की कि आपको एक एक प्रॉपर टाइमर सेट करना है कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेक्शन ई को पहले ले लेते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा है कि आपको क्या करना है, लॉन्ग को एक्सपेंड करना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है, मीनिंग देना है एंड एंडिंग में कंक्लूजन देना है। लॉन्ग आंसर में ये मैंडेटरी है। बट मैंने ये भी कहा है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी सेक्शन जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं उसको उसी के तरीके से वेटेज भी देखनी है कि क्या वेटेज है, उससे ज़्यादा ही लिखना है, उससे कम नहीं होना चाहिए। बट आपको टाइम भी देखना है। वी ऑल्सो नो दैट ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये नहीं है कि आप लॉन्ग अटेम्प्ट करें और लॉन्ग में ही आप 6 to 7 पेजेस लिखते हैं और बाद में आप शॉर्ट को अटेम्प्ट ही ना करें। इस तरीके की एक्टिविटीज़ या इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द सेक्शन ए, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका फॉर्मेशन जो है वो हमें कब देखने को मिला। अब यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन है और जेके बोर्ड जो है वो जो फाइनल पेपर पूछते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चंस। बट अगर इसी क्वेश्चंस के अगर हम एक एक साइडेड घूमें तो यहाँ पे तो आंसर मिल गया हमें कि हमें 6 अप्रैल 1980 को इसका फॉर्मेशन देखने को मिला बाई अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑल दीज पर्सन्स, जो हमें लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें तो हमने देखा 24 में इनको एक भारत रत्न से नवाजा गया और 4 अदर पर्सन्स थे जो जिनको भारत रत्न मिला। तो मेरा कंसर्न यहाँ पर ये है कि जब भी आप एक एमसीक्यूज़ को करें तो उस एमसीक्यूज़ में आपके 4 to 5 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की ही बात करें तो भारतीय जनता की पार्टी आइडियोलॉजी, उसकी आइडियोलॉजीज जान लेते हैं हम। जैसे हमने पढ़ा है कि उसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्ववा है। जब उसकी फॉर्मेशन हुई 1986 तक उसने गांधीन प्रिंसिपल्स की आइडियोलॉजीज़ को फॉलो किया। बट आफ्टर जब एक एक तरीके से उसको एक एक इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो वो क्या हुआ, एक एक रिलीजन की तरफ टिल्टेड हुए। कहीं ना कहीं उन्होंने एक लिबरल अप्रोच को ना अपना करके एक एक्सट्रीमिस्ट को अप्रोच को अडॉप्ट करने की कोशिश की। हाँ, वी ऑल्सो नो दैट कि कहीं ना कहीं जो पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो ईसीआई के अंडर होती हैं। बट फिर भी हमने ये देखा कि जो बीजेपी है वो एक नेशनल पार्टी इसके तरीके से बनी। आपको एमसीक्यूज़ किस तरीके से बन सकते हैं, आपको एमसीक्यूज़ यही बनेगा कि कब फॉर्म्ड हुई, किसके द्वारा फॉर्म हुई और इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो इस पार्टी की जो रूट्स हैं वो हमें पढ़नी है। जैसे हमने देखा 1977 में जेडीए हमें देखने को मिली, उसके बाद 1951 में हमें स्वतंत्रता पार्टी हमें देखने को मिली। तो इस तरीके के पॉइंट्स भी आपको इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग पता होने चाहिए कि क्या क्या मेन कंसर्न है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि कौन सा जो पॉइंट है वो एक ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का। हमने सेक्रेटरीट पढ़ा था, ट्रस्टशिप काउंसिल पढ़ा था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पढ़ा था, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल। इसको नहीं भूलना है, दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसमें से एमसीक्यूज कहाँ से कितने बन सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, फॉर्मेशन कब हुआ इसका, उसके बाद क्या एमसीक्यूज बन सकता है, इसके कितने मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट में, जैसे लिखा होगा हाँ यस, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। मैंने आपको एक निमोनिक से करवाया था कि ओनली वन ऑर्गन्स जिसका हेडक्वार्टर यूएस में नहीं है, बाकी सभी ऑर्गन्स के जो हेडक्वार्टर हैं वो यूएस में है। अब आप खुद पता कीजिएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर यूएस में नहीं है, यूएन का, और बाकी सभी के हेडक्वार्टर्स यूएस में ही हैं। से थर्ड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जब भी आपको एक एमसीक्यूज पढ़ाया जाए तो उसमें से एट लीस्ट आपके 4 to 5 एमसीक्यूज निकल जाएं, ताकि आपको एक एक तरीके से फाइनल पेपर में भी इजी हो, और जब आप एक कंटेंट को लिखें तो वो आसानी से आपका जो पेपर है वो फ्रेम हो जाए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, प्राइम मिनिस्टर कौन थे आफ्टर द इलेक्शन 1977। हमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस देखने को मिली। इमरजेंसी जो थी लगाई गई थी बाय द इंदिरा गांधी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई, और दोबारा से री इलेक्शंस हुए, रिफ्रेश इलेक्शंस हुए। उसमें हमें ये पूछा गया है कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, और हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे हमें क्या देखने को मिला था, 40, इस टाइम जो इमरजेंसी का टाइम था 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज़ द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इस अमेंडमेंट को कहते हैं, बिकॉज जो 50% ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हमने मॉडिफाई किए थे, चेंज किए थे, और कुछ एड ऑन भी किए थे। दिस इज़ द इट मीन्स कौन थे यहाँ पे। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब उसका आंसर है मोरारजी देसाई, जबकि इनकी भी जो गवर्नमेंट थी वो इतनी स्टेबल नहीं रही, बट फिर भी यहाँ पर क्लैशेस हमें देखने को मिले। उसके बाद है एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, दैट इज़ द 193। बट इसमें से भी फ़लस्तीन, हॉलीसी, जिसको हम वेटिकन सिटी के स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, वो इनके मेंबर्स नहीं हैं। एंड देन जो आपको ये बताना है कि जितने भी मेंबर्स हैं, ये आपको खुद पता करना है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से एट प्रेजेंट नॉन परमानेंट मेंबर कौन से हैं। दोबारा से सुने, एट प्रेजेंट नॉन परमानेंट मेंबर कौन से हैं, क्या उसमें इंडिया इंक्लूड है या नहीं है। बस इतना कर लीजिएगा, सभी का नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट इंडिया यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर है या नहीं है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का ऑर्गन है उसका नॉन परमानेंट मेंबर है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सार्क है वो उसका जो मेंबर है वो कौन सा नहीं है, जो ऑप्शंस बताए गए हैं वो उसमें कौन सा नहीं है। तो हमने देखा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान इसके मेंबर्स हैं, बट एक म्यांमार जो है वो मेंबर नहीं है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को क्या होता है, मालदीव्स एंड म्यांमार पे। बच्चे कहते हैं कि हमें उनको लगता है कि मे बी मालदीव्स ना हो, जबकि मालदीव्स है, बट जो म्यांमार है वो नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हम एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करते हैं तो हमें अपने नेबर्स को पॉलिटिकल मैप आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन के तरीके से होना चाहिए, ताकि आपको जब आप कभी भी आंसर्स को फ्रेम करें तो आप डायरेक्शंस को ना भूलें। इसलिए जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें एक बार पॉलिटिकल मैप को ओवरव्यू कर लें, ताकि आपको माइंड में वो कंट्रीज़ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में हमारे हर एक नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, चाहे वो नॉर्दर्न में हो, सर्दर्न में हो, ईस्टर्न में हो या वेस्टर्न में हो, तो हर एक कंट्री का हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क का मेंबर कौन नहीं है, हमने बता दिया म्यांमार नहीं है, बट इसका और जो स्टैटिक डाटा है उसका भी पता होना चाहिए। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 8 दिसंबर 1985 में की गई थी, और उसके बाद हमने देखा कि काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, और इंडिया का कंसर्न क्या है इसके, इट इज़ अ जैम्ड व्हीकल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैम्ड व्हीकल।
जैम्ड व्हीकल, जिसमें हम कहते हैं कि एक रुका हुआ व्हीकल है, अब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑपरेशन फ्लड क्या है, जिसको हम वाइट रेवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं, वो किस से रिलेट करता है? दैट इज़ द मिल्क, जो हमने हमने देखा है। और ये कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन देखने को मिला है हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग, 1970s के अकॉर्डिंग बताया गया है, दैट इज़ द गुजरात। नेक्स्ट एमसीक्यूज दैट प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन, कब प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था और इसका मेन एम क्या था, आज के टाइम पे ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो ये 15 मार्च 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका आंसर तो हमें मिल गया, बट इसमें क्या था? इस प्लानिंग कमीशन का मेन एम था कि हम 5 ईयर्स को डिवाइड करेंगे और उन 5 ईयर्स में हम देखेंगे कि हम एजेंडाज अडॉप्ट करेंगे कि हमारे कौन कौन से एजेंडाज होंगे जिसकी मदद से हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकें। और हमने ये देखा कि हमने एजेंडाज़ को अडॉप्ट किए, जिसमें हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एग्रीकल्चर सेक्टर में फेमस किया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्रमोट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमने सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशंस को प्रमोट किया। उसके बाद थर्ड में हमने देखा कि हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो हमने अडॉप्ट किए थे मेथड्स, वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजंस, बट हमने कहीं ना कहीं जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो हमारे जो 5 ईयर प्लान है वो सक्सेसफुल रहे। तो इट मीन्स दैट कि और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आज के टाइम पे ये प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उसके बाद इस प्लानिंग कमीशन को हमने चेंज करके किसमें कर दिया है, नीति आयोग में। और नीति आयोग जो है वो एक बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके चलता है, काम करता है। और जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच के अकॉर्डिंग चलता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपका कि 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनवैलिडेटेड किया था इलेक्शंस को, किसकी इलेक्शंस को, ये आपको बताना है। हमने देखा था उस टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ सीजीआई थे, चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने वो थे जगमोहन लाल, ये याद रखना है, जगमोहन लाल 1971 में। और इन्होंने इनवैलिडेटेड किया था इलेक्शंस को, किसकी, इंदिरा गांधी को, जो कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि इन्होंने एलिगेशन से लगाए थे कि जो इंदिरा गांधी है उन्होंने अपनी इलेक्शंस में एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो इलेक्शंस को होल्ड एक एक तरीके से लीड नहीं किया है, जिसकी वजह से वो इलेक्शन से उनको एक एक तरीके से ये एविडेंस देने पड़ेंगे कि जो आपने मनी को यूटिलाइज किया है वो प्रॉपर वे में किया है या नहीं। And then the second last question MCQs, जॉर्ज फ्रेंडिस लेड द रेलवे स्ट्राइक इन 1975। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखना आप, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, स्ट्राइक तक, आगे ये गलत है, बिकॉज 1975 में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। अब ये जो रेलवे स्ट्राइक थी, इसमें ये तो हुई थी 74 में। अब ये क्या थी, इसमें हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में कि इसमें बताया गया था कि रेलवे एम्प्लॉय जो थे उन्होंने कहा था कि हमारी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा तब हम क्या कर देंगे, हड़ताल कर देंगे या फिर स्ट्राइक्स कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी रेलवे जो जिसको हम एक बैकबोन कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया का, वो कहीं ना कहीं एक एक तरीके से स्टे हो गई थी, रुक गई थी। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। जो बर्लिन वॉल थी वो एक सिंबलाइज्ड बनी कोल्ड वॉर के एंड की। हमने पढ़ा है कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर इज़ ए ब्रेन वॉर, वो जो कि हमें देखने को मिली 1945 से लेके 1991 तक, जिसमें हमने जिसमें हमने ये देखा कि इस टाइम पे टू पावर्स डिवाइडेड थी, फर्स्ट वन इज़ द यूएस एंड देन सेकंड वन इज़ द यूएसएसआर। दोनों पावर्स के बीच में एक एक वॉर की कंडीशंस देखने को मिली, और जिस वॉर को हमने नाम दिया कोल्ड। ये कभी भी हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, इसको हमने एक एक तरीके से कोल्ड वॉर का ही नाम दिया। और बर्लिन वॉल क्या थी, बर्लिन वॉल एक वॉल थी, दीवार थी जो बनाई गई थी बर्लिन में। और हमने ये देखा था फर्स्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा था हमने कि जर्मनी की जो कैपिटल है वहाँ पर ये वॉल बनाई गई थी। और इस वॉल ने क्या किया था, इस वॉल ने काम किया था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक को डिवाइड करने का। दिस इज़ योर एमसीक्यूज आपको, और ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। और अगर हम टोटली फाइनल बात करें तो ये 1991 में
टोटली डिमोलिश हो गई थी। 1987 में जॉर्जिया, लचीविया एंड लिथुआनिया कंट्री ने डिक्लेयर किया था कि हम इस बार इस जो सिंबल है इसको एग्रीगेशन नहीं देंगे और हम इसको मानते नहीं हैं। उसके बाद स्लोवाकिया या जो स्तान कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, उन्होंने भी ये एग्रीगेशन करने से मना कर दिया था कि हम इसको एग्रीगेट नहीं करते हैं। फाइनली 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये वॉल बाल है ये भी जो ब्रेक डाउन हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी में, आपको पंचशील एग्रीमेंट के 5 प्रिंसिपल्स बताने हैं। पहले तो हम पंचशील वर्ड क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये देख लेते हैं पहले। अगर हम बात करें पंचशील एग्रीमेंट की, तो पंचशील एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट था जो इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था। क्यों किया गया था, कब किया गया था, क्या मेन एम था, ये पढ़ लेते हैं। जो इसके प्रिंसिपल्स थे वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखो 1954 में इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था पंचशील एग्रीमेंट, और इसका मेन मोटिव था कि हम क्या करेंगे, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस रखेंगे इन फ्रेंडली रिलेशन। कभी भी हम आपने जो आपसी या फिर जो अपने एक एक तरीके से इंटरनल मैटर्स हैं उनमें हम एक दूसरे के साथ में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। एंड देन द मोस्ट फेमस स्लोगन जो मैंने आपको बताया था, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील एग्रीमेंट के बाद में देखने को मिला कि हम क्या हैं, भाई हैं, ब्रदर्स हैं, बोथ वी आर ब्रदर्स। इट मीन्स दैट द मेन एम ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट इज टू प्रमोट द पीस एंड कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, दैट इज द इंडिया एंड चाइना। और आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बाद कौन सी वॉर हमें देखने को मिली, क्या पंचशील एग्रीमेंट सक्सेसफुल एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट। हमने कहा कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करेंगे, और म्यूचुअल बेनिफिट्स, अगर हमें लगता है कि हमें ऐसे कुछ प्रोविजंस लाने चाहिए जिससे हमारा बेनिफिट हो तो हम करेंगे, और पीसफुल शांतिप्रिय तरीके से हम क्या करेंगे, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि अगर कोई एक एक तरीके से क्राइसिस, मतलब कि एक एक तरीके से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करके चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। इट मीन्स दैट एक एक बहुत पीस एंड कॉपरेशन के साथ वर्क करेंगे, इसका मेन एम था, ये इसके मेन प्रिंसिपल्स थे पंचशील एग्रीमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल सिक्योरिटी। कैसे, ऐसे कोई 2 थ्रेट्स बताओ जो ग्लोबल सिक्योरिटी के रास्ते में हैं या ग्लोबल सिक्योरिटी के वे में हैं। टेल मी, राइट एनी 2 थ्रेट्स जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटन में है। सो फर्स्ट वन इज़ द ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसमें हमने क्या देखा है, ह्यूमन सिक्योरिटी में हम देखते हैं पीपल मोर दैट द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। ह्यूमन सिक्योरिटी में हम इंडिविजुअल को पहले देखते हैं एज कम्पेयर टू द स्टेट। ये कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल सही रहेगा, अगर हम सिटीजन्स को बेटर वे में लाइफ प्रोवाइड करेंगे तो स्टेट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जबकि हम ट्रेडिशनल नोशन में हम क्या कहते थे, एक्सटर्नल व्यू पॉइंट्स को स्टडी किया था हमने, बट यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है एज कम्पेयर टू द स्टेट। इट मीन्स दैट जब हम अगर इंडिविजुअल को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रखेंगे तो स्टेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। द मेन मॉरल लेसन ऑफ दीज लाइन्स कि अगर हम इंसान अच्छा बन जाते हैं तो जो वर्ल्ड की जो कंडीशंस हैं या जो वर्ल्ड है वो ऑटोमेटिकली, जो दुनिया है वो ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएगी। बट चले, हमें वहाँ पर एक तरीके से इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं लिखनी, हमें एक क्वेश्चन को फ्रेम करना है। बट फिर भी यहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा खतरा है आज के टाइम पे। देयर आर द मैनी फैक्टर्स लाइक टेररिज्म हो गया, या फिर साइबर अटैक्स हो गए, या फिर जिनोसाइड्स हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए तो थ्रेटन तो ही हैं। उसके बाद है मिलिट्री थ्रेट, जो मैंने आपको टेररिज्म के बारे में बताया। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा खतरा मिलिट्री थ्रेट ही है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक दूसरी कंट्री क्या करती है, मिलिट्री मतलब कि एक तरीके से वो उसको डोमिनेंस में रख लेती है या फिर उन पे कंट्रोल कर लेती है मिलिट्री पावर से। ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेटन है दूसरी कंट्री पर। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा थ्रेटन है। आज के टाइम पे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्या करती हैं,
एक एक तरीके से वर्क करती हैं जहाँ पर इक्वलिटी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो, या फिर एक एक तरीके से क्रिटिसाइज़म देखने को मिला हो पीपल का, तो वो सारी की सारी वहाँ पर वर्क करती हैं। ग्लोबल पॉवर्टी हमें देखने को मिलता है, जैसे अगर हम अफ्रीकन रीजन्स की बात करें, सर्दर्न कॉन्टिनेंटल की बात करें, इक्वेटर से नीचे वाले की बात करें, तो वहाँ पर हमें ग्लोबल पॉवर्टी देखने को मिलती है। उसके बाद है मंडल कमीशंस की क्या रिपोर्ट्स थी, और मंडल कमीशन, अब देखो मंडल कमीशन क्या था पहले ये पता होना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स क्या थी ये तो पता करेंगे ही करेंगे हम। मंडल कमीशन आया क्यों था ये पता होना चाहिए, कब आया था ये पता होना चाहिए। यहाँ से एमसीक्यूज निकलेंगे। देखो पहले हम देखते हैं मंडल कमीशन, जो हमने वीपी सिंह मंडल पढ़े थे 1989 में, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि मंडल कमीशन एक सेटअप होना चाहिए, जिसका क्या मेन एम था। द मेन एम ऑफ द मंडल कमीशन इज टू टेक द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज कास्ट, दैट इज द अदर बैकवर्ड क्लासेस। कितने परसेंट, 26% जो हमने देखा था, कहाँ पर, बट इन द सेंट्रल लेवल, इन विच फील्ड, दैट इज द जॉब्स एंड एजुकेशन फील्ड। कौन सी कैटेगरी, ओबीसीज पहला। अब हम देखते हैं क्या रिकमेंडेशन दी थी इसने। फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कि वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा किन की कंडीशन, ओबीसीज की कंडीशन, और लैंड रिफॉर्म्स को भी इम्प्रूव करेगा, एंड देन रिजर्वेशन देगा गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। किसको, उन लोगों को जो ओबीसीज की कैटेगरीज में आते हैं, दैट इज़ द अदर बैकवर्ड क्लासेस में। और ये एग्रीगेशंस उस टाइम पे की गई थी, और आज के टाइम पे भी ये दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, गिव टू इम्पैक्ट ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्या क्या मेन एक एक तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं जब कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। देखो इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। क्यों इंस्टेबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, ये तीनों गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन जो है वो एक मिला के गवर्नमेंट नहीं मेक कर रहा है, तो ये तीनों के तीनों कोलैब करते हैं और एक गवर्नमेंट को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस कोई भी ये पॉलिसी बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स वाली पॉलिसी जो है वो बना रहे हैं कि एक्स वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। अब ये एक्स वाली जो पॉलिसी है, मे बी सी और ए के एग्रीगेशन में हो, बी के एग्रीगेशन में ना हो, बी इसको सहमति ना दे, या फिर बी को ये पसंद ना हो, तो कई बार क्या होता है, जो बी है वो उस जो गवर्नमेंट बनाई गई है उससे निकल जाता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिस तरीके से करंटली हमें कनाडा में देखने को मिला। तो इट मीन्स कि इंस्टेबिलिटी वहाँ पर देखने को मिल सकती है जब कॉलिशन गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में, अगर कहीं किसी भी पॉलिटिक्स में, अगर इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है तो इंस्टेबिलिटी होती ही होती है। उसके बाद है पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़। मैंने ऊपर वाले पॉइंट में ही आपको समझा दिया, बट फिर भी इस गवर्नमेंट में ना पॉलिसीज़ को, जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने जो पार्टनर्स की पार्टीज़ होती हैं डिसीजंस को इफ़ेक्टिव बनाने में। और ये दो और भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि एग्रीगेशंस ऑफ द पॉलिसीज़, या फिर व्हेन वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वी इनेक्ट द ऑर्डिनरीज लॉज, तब भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो देर आर द मैनी इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट उसका बाद क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों चलाया गया था, क्या था ये हम पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन रहा हमारे, और ये इसको लॉन्च किया था आर्म्ड फोर्स ने, जो कि हुआ था जून 1 से लेके 10 जून तक 1984 में। ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया था ये देखते हैं। ये दिस वाज द रिमूव सिख मिलिटेंट जरनैल सिंह भिंडरेवाला, कहाँ पर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। और यहाँ पर क्या था, एक जो तालिबानी, ऐसा माना जाता है और जो एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है कि जो तालिबानी मिलिटेंट्स थे वो इस जो हॉली प्लेस है, जो सिख की हॉली प्लेसेस थी, वहाँ पर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उनको रिमूव करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ताकि जो सिख मिलिटेंट हैं उनको उस हॉली प्लेसेस से निकाला जाए। और इसको लीड कर रहे थे, जो मिलिटेंट को लीड कर रहे थे, जरनैल सिंह भिंडरेवाला, जिनकी हत्या हो गई थी। और इसकी वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से जो गोल्डन टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिली थी, जो हॉली प्लेसेस है। और यही एक रिजल्ट रहा था कि जो असैसिनेशन ऑफ द इंदिरा गांधी, मैंने आपको दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असैसिनेशन एंड मर्डर।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक एक तरीके से हम ये पता करेंगे कि इंदिरा गांधी का जो मेन रूट्स हैं उनके जो डेथ की, वो कहीं ना कहीं सिख के जो मॉरल सेंटिमेंट्स थे उनको हर्ट करते हुए भी सिख ने, ये जो कुछ लोगों के माइंड में ऐसा रहा होगा। बट ये एक कंट्रोवर्शियल व्यू पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय जियोपॉलिटिक्स? जियोपॉलिटिक्स क्या है? अब देखें, हमने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स तो पढ़ लिया, अब जियो को पॉलिटिक्स के साथ कोरिलेट किया जा रहा है कि जियो भी पढ़नी है और पॉलिटिक्स भी पढ़नी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जियोग्राफिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पॉलिटिक्स को। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसी क्लास में स्टार्टिंग में आपको बोला कि टू टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, फर्स्ट वन इज द पॉलिटिकल एंड देन सेकंड वन इज द ज्योग्राफिकल मैप। अगर हम पॉलिटिकल मैप में देखें तो हमें बाउंड्रीज को ड्रॉ करते हुए देखने को मिलती हैं, और उसमें ही हमें ये देखने को मिलता है कि जियो पॉलिटिक्स। अब हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं, जैसे अगर हम इंडिया और रशिया की बात करें तो हमने यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, और उस तरीके से हाँ उसके बारे में हम बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं जोग्राफिकली भी जो है वो उनकी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करता है। जैसे हम बहुत सारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं रशिया के साथ, इस जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है, ये एक ऐसा एनालिसिस होता है जहाँ पर इंटरनेशनल कनेक्शन होता है। जियोपॉलिटिक्स को फाइट किया जाता है एक एक लोकेशन एंड रिसोर्सेज के बेसिस पे। इट मीन्स दैट कि कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है तो वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स की तरफ टिल्टेड होता है। उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी? मींस बोथ द इकोनॉमी, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब आपको ये पता करना है कि कैपिटलिज्म की कौन से वर्ल्ड की इकोनॉमी थी और सोशलिज्म किसके वर्ल्ड की इकोनॉमी थी। चलो हम बता ही देते हैं। कैपिटलिज्म दैट इज द यूएसए एंड देन सोशलिज्म यूएसएसआर। अब एक और पॉइंट, जब ये टाइम था 1991 के, अगर पहले की टाइम करें तो इंडिया इस तरफ था, और आज की बात करें तो इंडिया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। उसके बाद है डिसआर्मामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सिक्योरिटी के कंसर्न से। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है? डिसआर्मामेंट एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अवे कर दें किनको? वेपन्स को। इंडिया का कंसर्न, इंडिया ने हमेशा डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया है। इंडिया ने कहा है कि हमें डिसआर्मामेंट वेपनाइजेशन को ना लिमिटिंग कर देना चाहिए, ओवरथ्रो नहीं करना चाहिए ये कि टोटली लिमिटेड कर दें। हमने एक ट्रीटी को देखा था, CTBT एंड एनपीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ पता होनी चाहिए। हम ये इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे बट ये ट्रीटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सीटीबीटी क्या कहता है और एनपीटी क्या कहता है। इंडिया का कंसर्न डिसआर्मामेंट पे है कि हमें आर्मामेंट्स को कम से कम बनाना है और कम से कम यूज़ करना है। इससे बहुत ज़्यादा एक एक तरीके से मिलिट्री जो मिलिटेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। मिलिट्री वेपन्स को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नेशंस में बनाना चाहिए, बट ये हमें एक एक तरीके से एक एक उस टाइम पे यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन ना हो। जैसे मैंने आपको एक कश्मीर इशू पे डिसआर्मामेंट की बहुत अच्छी एग्जांपल बताई थी। इस ट्रीटी ने कहा था कि जिसके पास वेपन्स हैं वो वेपन्स रख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है ना वो बनाएंगे और ना ही वो रखेंगे। इंडिया का कंसर्न था कि ये डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रीटी है। डिसआर्मामेंट में इंडिया का मेन कंसर्न ये है कि हम वेपन्स बनाएंगे, बट हम इसके लिए वेपन्स नहीं बनाएंगे कि हम किसी को दिखा सकें या फिर हम उसको किसी पर अटैक करने के लिए वेपन्स बना रहे हैं। इन केस हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट आएगा तब हम वेपन्स को बनाएंगे, अदरवाइज हम वेपन्स को इसलिए नहीं बना रहे हैं। एक एक मेंटेलिटी जो फॉरेन पॉलिसी में हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ी हुई है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, द सिक्स ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कौन कौन से मेन ऑर्गन है यूएनओ के, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी ऑर्गन्स में से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर यूएस में नहीं है? वो एमसीक्यूज की फॉर्मेट में आपको बता दिया। इसके कितने मेंबर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद 5 कौन से हैं, 10 कौन से हैं, और इनके पास एक वर्ड है जिनको हम विटो के नाम से जानते हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि विटो पावर जो 5 मेंबर के पास है वो क्या पावर है। ठीक है, यहाँ से भी हम जो क्वेश्चन है शॉर्ट में पूछा जा सकता है, डिफाइन विटो पावर। तो जो विटो पावर है वो किन मेंबर के पास है, उन मेंबर्स के नाम क्या हैं, और कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास विटो पावर है, और विटो पावर क्या होती है, और ये कब कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, कौन सी कंट्री ने कितनी बार विटो पावर यूज़ की है। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आ गया, बट ये आपको पता होना चाहिए कौन से मेंबर परमानेंट हैं यूनाइटेड नेशन के।
उसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टेररिज्म इज़ ए सिक्योरिटी थ्रेट। टेररिज्म एक ऐसी थी सिक्योरिटी थ्रेट है। देखिए हमने देखा टेररिज्म जो है वो कहीं ना कहीं एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि टेररिज्म जो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। टेररिज्म बहुत बड़ा एक थ्रेट है हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी एज वेल एज ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें तो इसमें हमें पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलती है, सिविलियन पॉपुलेशंस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता, मारा जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फोर्सफुली लोगों के राइट्स को वायलेट किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो इनोसेंट सिविलियन का लोगों को मारा जाता है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है। और देर आर द मैनी अटैक्स जो हमने देखे हुए भी हैं। जैसे अगर हम 9/11 अटैक की बात करें, मुंबई अटैक की बात करें, पुलवामा अटैक की बात करें, तो ये क्या थे? ये टेररिज्म अटैक ही थे। और टेररिज्म आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक हिंड्रेंसेस है, ऑब्स्टेकल्स है इन द वे ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट। इट मीन्स दैट कि हमें इस चीज़ को टैकल करना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको टैकल करें। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टेररिज्म का ये है कि टेररिस्ट अपने आप को खुद घोषित कर देते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, और वी ऑल्सो नो दैट कि वो क्रिमिनल होते हैं, वो अपने तरीके से जस्टिफेबल एक्ट को करते हैं ताकि वो वायलेंस, दहशत जिसको हम कहते हैं हिंदी में, अगर जिसको हम कहें दहशत का माहौल बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोगों में डर का माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो बातें हैं वो एग्रीगेशन करवाते हैं लोगों से या सरकार से, गवर्नमेंट से। देर आर द मैनी एग्जाम्पल, दैट इज़ द 9/11 अटैक जो ओसामा बिन लादेन ने यूएस के, अच्छा बताओ, आपको बताना है यूएस के कौन सी बिल्डिंग पर चलो मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो हमने देखा था उस टाइम पे। देर आर द 202 पीपल्स जो हैं जिनकी डेथ हुई थी, उसमें से इंडियन भी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका। वी आल्सो डिस्कस दैट द सिन्हालाज एंड तमिल्स, जो एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला कहाँ पर, श्रीलंका में। श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। हमने देखा तमिल्स और सिन्हालाज जो हैं, तमिल जो थे वो इंडिया से, माना जाता है कि इंडिया से गए थे। बट अगर हम बात करें तो ये मेन कंसर्न जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ, एथनिक कन्फ्लिक्ट मतलब कि एक लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, एक एथेंसिटी के बेसिस पे कन्फ्लिक्ट हुआ। LTT, दैट इज़ द लिबरेशन टाइगर एंड तमिल अली, जो फॉर्म की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लूपल्ली प्रभाकरना, जिनकी वजह से कैंपेनिंग चलाया गया था कि जो तमिल्स हैं वो इस एरिया को छोड़ दें और क्या कर लें, अपने एरियाज़ में चले जाएं। बाद में एक बहुत बड़ा एक एक तरीके से इंसिडेंट हमें राजीव गांधी की गवर्नमेंट में हमें देखने को मिला कि राजीव गांधी ने एक नेगेटिव वे में तमिल्स को साथ जो है वो मिलिट्री का फोर्स किया, जिसकी वजह से तमिल्स और सिन्हालाज में एक बहुत क्रूशियल इंसिडेंट्स देखने को मिले और श्रीलंका का एथनिक कन्फ्लिक्ट एक बहुत एग्रेसिव कन्फ्लिक्ट हो गया। इंडिया ने बहुत सारे ट्रूप्स को सेंड किया था ताकि वो मेंटेन कर सकें, क्या मेंटेन कर सकें, पीस को मेंटेन कर सकें, कहाँ पर, श्रीलंका में। और बट इसका रिजल्ट एक अंगेस्ट ही हुआ, उल्टा ही हुआ, अपोजिट ही हुआ। इसमें ब्लड शेड हमें देखने, खून खराबे बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तमिल मिलिटेंट्स ने कंसीडर किया था, तमिल मिलिटेंट्स ही कंसीडर थे, जो कि राजीव गांधी का असेसिनेशन हुआ था 1991 में, जिसमें एक तमिलनाडु के एक सेमिनार्स को लीड कर रहे थे राजीव गांधी 1991 में। उसकी बात करें तो हमें सिग्निफिकेंस चेंज देखनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको 2 सिग्निफिकेंस चेंज बतानी है इंडिया और चाइना के रिलेशंस की इस लास्ट 6 ईयर की। वी आल्सो नो दैट इंडिया और चाइना जो है वो लास्ट 2 डिकेड से एक एक तरीके से इनस्टेबल तरीके से हमारे रिलेशंस हैं। बट अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन द फील्ड ऑफ स्पेस। तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लिख सकते हैं। ड्यूरिंग लास्ट 5 to 10 ईयर पूछा गया है। पहले हम पॉजिटिव चेंज देखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव चेंज देखेंगे। पॉजिटिव चेंज अगर हम देखें अभी कुछ सालों में, तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुए हैं। एट द ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया और चाइना ने अडॉप्ट किया है बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जिसमें वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करेंगे। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ, ब्रिक्स।
ब्रिक्स हो गया। अब आपको ये पता करना है कि ब्रिक्स में इसी वीक कौन सा मेंबर ऐड ऑन हुआ। और एग्जांपल मैं बताऊं तो शंघाई, शंघाई कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता करना है। ये सारे के सारे जो अगर हम यूएन की बात करें तब दोनों कंट्रीज मेंबर हैं, तो पॉजिटिव चेंज ये है कि अगर इन केस अगर हम शेयर करते हैं तो वो एक पॉजिटिवली हो। नेगेटिव चेंज क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज में बॉर्डर इश्यूज हैं, जैसे अगर हम अस्काई चीन की बात करें, तवांग रीजन की बात करें, या फिर जो तिब्बतन, इवन की जो लास्ट मंथ की बात मैंने आपको बताई भी थी क्लास में कि जो इन चाइना जो है वो एक बहुत वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम जो कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है सेंगपो, सेंगपो रिवर पर। वो एक जिसकी वजह से इसका इफेक्ट जो इंडिया को भी देखने को मिल सकता है, दैट इज़ द नेगेटिव चेंज। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हमारे साथ चाइना, चाइना अपना 15 कंट्रीज़ के बॉर्डर साथ बॉर्डर शेयर करता है वर्ल्ड वाइड, चाहे वो नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सर्दर्न, बट ओनली वन कंट्री जिसके साथ उसके डिस्प्यूट्स नहीं है, बाकी हर कंट्री के साथ उसके डिस्प्यूट्स हैं। अब आपको ये खुद पता करना है कौन सी ऐसी कंट्री है जितनी 15 कंट्रीज़ में से एक कंट्री के साथ चाइना अपना डिस्प्यूट्स जो है वो, मतलब कि जिसके साथ उसके डिस्प्यूट्स नहीं है, बाकी सभी के साथ हैं। उसके बाद की बात करें, कश्मीर इशू क्या है, कश्मीर एसेसेशन असेशन जो है वो इंडिया में किस तरीके से हुआ। हमने देखा हरी सिंह जो हैं उन्होंने हरी सिंह जी ने क्या किया था, हरी सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था ताकि वो क्या कर सके, एक वेल मेंटेन रिलेशंस को सेटअप कर सकें इंडिया और एक एक इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के साथ। और बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक एक इंटीग्रल पार्ट बना था किसका, इंडिया का। अगर हम बात करें अगर हम बात करें हमने 14 क्वेश्चंस को अगर हम देखें, हमने 15 पहले कर लिया कश्मीर इशू, बट अगर हम 14 क्वेश्चंस देखें तो बहुत सारे आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। 14 क्वेश्चन, आई एम सॉरी, हमने 15 क्वेश्चन पहले कश्मीर इश्यूज को मैंने पहले बता दिया, 14 क्वेश्चन होगा। इसमें हमने देखना है कि मेजर आउटकम्स क्या हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के, जिसमें हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्रूव किया है हमने, ग्रीन रेवोल्यूशंस को इम्प्रूव किया है, एंड देन फाइनली डेवलपमेंट को भी हमने कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया। देर आर द सम अदर पॉइंट्स जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा उसके पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। हमने 26 अक्टूबर ने जो है वो महाराजा हरि सिंह ने जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन भेजा था, जेएल नेहरू ने उस पर साइन किया था, जो और उसके बाद इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था इंडिया का। उसके बाद अगर हम बात करें सार्क, सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका मेन एम जो है वो क्या करना है, कलेक्टिवली सेल्फ रिलायंस बनना है कंट्रीज़ में, साउथ एशिया में म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करना है ताकि हम अनदर प्रॉब्लम से टैकल कर सकें, कोलैबोरेशन करना है, म्यूचुअल असिस्टेंस और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड में अच्छे तरीके से साथ में मिलकर काम करना है। इंडिया और सार्क का जो विज़न है इसमें हर एक फील्ड में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, और चाहे वो कल्चरल हो, उसमें प्रोग्रेस करना है। इवन कि सिक्योरिटी कंसर्न में भी सार्क और जो एक एक तरीके से इंडिया है उसका जो विज़न है। अब हम करते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में 19 में मैंने आपको पहले ये वाला क्वेश्चन बताया है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसके बाद बाकी वाले क्वेश्चंस हैं। अगर हम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करें तो ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो क्रिएट की गई थी बाय द ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में, याद रखना है आपको ये डेट। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशंस में बहुत सारे और एंड कस्टम्स यूनियन हुआ कितने मेंबर कंट्रीज़ के साथ, सिक्स मेंबर कंट्रीज़ के। जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ते हैं तब ये कंट्रीज़ पता होनी चाहिए, बेल्जियम कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ थी, बट इस पेपर के लिए ये यहाँ पर आप ये नंबर्स लिख दीजिएगा, जो नेम्स हैं वो रहने दीजिएगा। कहीं ना कहीं जो लिस्बॉन ट्रीटी हुई थी 2007 में, वो एक एक्टिविटीज़ थी इनकॉर्पोरेटेड की, किसकी, यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ को मिला के ही बनती हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी 1993 में, और इसी को मैं जब एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था मैस्ट्रिच ट्रीटी,
और इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमने ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन मैस्ट्रिच कहा जो एक फॉर्मेशन किया था, जिसको कहाँ पर, नीदरलैंड में। अब मेन एम क्या है यूरोपियन यूनियन के? The main aim of the European Union is to improve the social progress, introduce the इकोनॉमिक सिटीजनशिप और कॉमन मार्केट को करना, कस्टम यूनियन को प्रमोट करना, हार्मोनाइजेशंस एंड रेगुलेशंस को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को कॉमन करना, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करना, पॉलिटिकल कॉपरेशन करना, एनलार्जमेंट करना, यूरोपियन फॉर्मेशंस को एक बेटर वे में बनाना और कॉमन करेंसी को क्रिएट करना। ये हमने वैसे एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। तो ये सारे के सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यूरोपियन यूनियन के, और ये कुछ अचीवमेंट्स भी हैं जो यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किए हैं। और फाइनली कंक्लूजन लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप लॉन्ग को अडॉप्ट करेंगे। तो 20th क्वेश्चन है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के? 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई, तो इंडिया ने क्रिटिकल मिलिट्री एंड मिलिट्री सपोर्ट असेंड किए बांग्लादेश को। अब यहाँ इस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में ही हमने ये पहले अटैम्प्ट किया है। उसके बाद मैंने आर भी लिखे हुए हैं इनके, ऐसी बात नहीं है कि आपको और प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है, जो लिखा गया है वो और वाला है। उसके बाद ये जो जैसे इसका ये वाला हो गया, इसका ये वाला हो गया, ये वाला 1920 एंड उसके बाद एक नीचे वाला क्वेश्चन है, वो एक मैंने अलग से फॉर्म में इसी फोल्डर में लास्ट में एंडिंग में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप चेक कर ले सकते हैं उनके आंसर। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो शेयर होता है 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर, जिसमें से हम ये सारी कंट्रीज असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा जो है वो शेयर करते हैं। अगर हम देखें इंडियाज़ के रिलेशन कैसे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हम देखेंगे, फ्रेंडशिप पैक्ट एंड ट्रीटीज़ हैं, रेवोल्यूशनरी बॉर्डर इश्यूज, सिक्योरिटी कॉपरेशन, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स जो हम ब्रह्मपुत्र और गंगा वाटर ट्रीटी करते हैं, हाई लेवल विजिट्स देखेंगे, अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन देखेंगे, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस देखेंगे, और इंटरनेशनल कॉपरेशन कैसा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में करें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी बिफोर 1947 एक इंडिया का पार्ट रहा है। बहुत सारी ऐसी फ्रेंडशिप ट्रीटीज़ एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेटअप किया गया है दोनों कंट्रीज़ के साथ। बॉर्डर इश्यूज हैं, बट फिर भी हमने सबसे लार्ज बॉर्डर शेयर करने के साथ हमने एक फेंस को बनाया गया है, ताकि हम क्या कर सकें, बॉर्डर को एक अच्छे तरीके से सेटअप कर सकें। एंड उसके बाद मैरीटाइम डिस्प्यूट्स भी हमें देखने को मिलते हैं रेजोल्यूशंस में, कि किस तरीके से हम इनको एक बेटर वे में बना सकते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे अच्छे हैं। इंटरनेशनल कॉपरेशंस जो है वो हम दोनों कंट्रीज़ के साथ है। हालांकि इस बार इस जो शेख हसीना के बाद जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो इतनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक चैलेंजेस करते हैं कि हमारा जो कोलैबोरेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं पीसफुल रहे हैं। इवन कि 1971 में भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश भी जैसे मुजिबुर रहमान के टाइम पे हमने किस तरीके से जो मिलिट्री वो दी थी, ताकि वो बांग्लादेश जो है वो अपने एक जो राइट्स हैं उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सके। ये कंक्लूज़न है, यहीं से वर्ड्स हैं। आपको कंक्लूज़न मैंडेटरी है बच्चे, एवरी वन टू राइट द कंक्लूज़न व्हेन यू राइट द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। if I'm telling to you, when you write the long answer question, it is mandatory कि आप conclusion और introduction डालोगे ही डालोगे, because यहाँ से full out of full marks मिलते हैं जो भी क्वेश्चन की वेटेज हो। ऑब्वियसली आपको पता ही है 6 मार्क्स की वेटेज है। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया है डेमोक्रेसी पर, एक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, जिसमें हमने अपोजिशंस को फर्स्ट क्वेश्चन किया है हमने, जिसमें हमने अपोजिशंस के बारे में बताया है कि ये वाला क्वेश्चन की इफेक्टिव रोल कैसा है। वी आल्सो नो दैट द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपोजिशन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज टू क्रिटिसाइज द रूलिंग गवर्नमेंट, अगर वो काम कर रही है तो उनको नेगेटिव पॉइंट्स बताना। द मेन रोल ऑफ द अपोजिशन गवर्नमेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, क्वेश्चनिंग करना कि गवर्नमेंट को एक एक तरीके से डे बाय डे की बेसिस एक्टिविटीज़ में उनको बताना कि आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी गलत हैं। कभी आपने देखा अपोजिशन वालों ने रूलिंग गवर्नमेंट के बारे में उनकी तारीफ़ की हो कि आपने ये, हाँ मे भी कुछ चांसेस होंगे, जैसे कुछ अगर वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ पॉलिसीज़ लाई जाती हैं तब मे भी वो की कर सकते हैं, बट
90% हमने नहीं देखा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी तारीफ अपोजिशन के द्वारा की गई हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अपोजिशंस को सेफगार्ड करते हैं कि अपोजिशन का क्या मेन रोल है एक एक तरीके से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको बोला है, मैंने आर वाले क्वेश्चंस को भी फ्रेम किया है और वाले भी क्वेश्चंस के आंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट जो आपको डिस्कस करना है आपके साथ वो है ये पैसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पैसेज की वेटेज इतनी होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, सर आपने तो पैसेज में आंसर ही नहीं दिए। अब मैंने पैसेज में आंसर नहीं देने, पैसेज में हिंट दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन की आपको नॉलेज है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। पैसेज जो है वो फ्री के मार्क्स होते हैं, जो एमसीक्यूज और पैसेज हैं ये फ्री के मार्क्स हैं जो कि बोर्ड हमें देता है। इसलिए पैसेज को अटेम्प्ट अच्छे तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन है कि साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है और एम क्या है। अब हमें यहाँ पे तो बता दिया गया है, अब आपको मुझे ये बताना है कि साफ्टा एक्सिस्टेंस में कब आया था, जो कि आपको देखना है पेपर को और फिर पता करना है कि साफ्टा आया कब था। उसके बाद इसका मेन एम था कि वो कम से कम जो पाबंदियां हैं, ट्रेड टैरिफ्स हैं, वो कम से कम कर सके। कहाँ पर, जो साउथ एशियन रीजन है, जिसको ये एक सार्क का एग्रीमेंट था। एंड देन सेकंड क्वेश्चन है कि सार्क साफ्टा जो है क्यों साइन किया गया था, ताकि वो क्या कर सके, म्यूचुअल ट्रेड को एनहेंस कर सके, इकोनॉमिक कॉपरेशन कर सके और कंट्राडिक्टिंग कर सके स्टेट के साथ। उसके बाद नेबरिंग स्टेट के साथ वो क्या कर सके, इन्वेड करके सके कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस होगा सोसाइटी में पॉलिटिक्स का और कमर्शियल प्रेशर्स ना हो कंट्रीज़ के बीच में। एंड देन द मेन एम ऑफ द साफ्टा इज़ टू प्रमोट the cooperation and collaboration among the states in the South Asian region. And then the main objective is to reduce the trade barrier and tariff barriers among the South Asian countries. This is the main objectives of एक साफ्टा, जो कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज द, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर है 2006। दिस इज़ योर पेपर। पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको पूरा फाइनलाइज बता दिया है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके आंसर्स को पूरा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करके बता दूँगा। थैंक यू क्लास।